धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इन तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। लोग जगह जगह डीजे बजा रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, तमाम तरीके की चीजें हो रही थी। इस मुद्दे को लेके हम लोग एक दिन पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन बात आज है नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लाल किले की प्राचीर से भाषण की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की जा रही है, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने वाले हर नौजवान को सरकार द्वारा 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी सरकारी नौकरी की बात अब लाल किले की प्राचीर से नहीं होगी। सब खत्म कहानी। बहुत सारी बातें की नरेंद्र मोदी ने वहां से, और संभवतः आज तक का उनका सबसे लंबा भाषण था जहां तक लाल किला की बात है, क्योंकि उनकी बातें जो है सो सिमट नहीं पा रही थी। और नेचुरली पहले से लिखा हुआ होगा जो कि वह टेली प्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे थे। तो खैर, उसमें उन्होंने 2047 की बात की, यानी 100 वर्ष होने पर भारत इतना विकसित होगा, ये होगा वो होगा। दूर के सपने दिखा रहे हैं। पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं, वह भी रहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। यानी यह जो है जैसे अमेरिका का मागा है और दूसरे देशों का अन्य है, भाई जनता के दिमाग में भर दो जितना तुम भर सकते हो, बाद की चीजें बाद में देखी जाएगी, हमें उसकी चिंता करने की बात नहीं। उसमें उन्होंने वो बातें भी कही जो आपने कहा कि भारत में नौकरी पैदा किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया कहा कि दिया जाएगा, यानी 1 ट्रिलियन, 1 खरब रुपया दिया जाएगा उसमें। और वो नौकरी कहाँ जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर में देंगे। और प्राइवेट सेक्टर में जो ये पैसे दे रहे हैं, वहां युवकों को जो रोजगार देंगे, वो पैसा कहां से आएगा, जो हमने कमाया है, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारा जो धन है, जिसको लूटा जा रहा है, उसको घुमा के हमारे ऊपर जैसे 5 किलो अनाज थमा दिया, ये चीज करने जा रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें यह नहीं देखना है कि निजीकरण और हमारा कैसे लूट हो रहा है। कांग्रेस भी हंगामा मचा रही है, आम आदमी पार्टी भी हंगामा मचा रहा है, सब विपक्षी दल हंगामा मचा रहे हैं। आज ये विपक्षी दल के बहुत सारे हिस्से भाजपा में चले जाएंगे तो उसकी वाहवाही करने लगेंगे कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस विपक्ष उसमें शामिल हो नहीं सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा जो पूंजीपति वर्ग का पक्ष और विपक्ष का चेहरा दोनों ऑब्लिटरेट खत्म हो जाएगा, तकरीबन वैसे ही जैसा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में हो रहा है। तो मुख्य मुद्दा वही है कि हम इससे अलग क्या सोचे, क्या करें। जी। क्या सोचना चाहिए? मान लीजिए एक जमाना था, ये लोग कहते थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और आज ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाएंगे, इजराइल नौकरी करने के लिए भेजेंगे और उस पर भी वाहवाही लूटेंगे। 2 करोड़ नौकरी का बात तो मतलब वैसे ही जुमला बन गया जैसे 15 लाख हर के खाते में आना था। विदेश से 15 लाख आया ना, विदेश में जो काला धन संचित था वह बढ़ गया, वह जग जाहिर है, वो घटा नहीं है। जिसको घटाने की बात थी, खत्म करना तो दूर की बात रही। और जहां तक ये वाहवाही लूटने की बात है तो कार्यक्रम चल ही रहा है। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, यानी 11 साल हो गए, 22 करोड़, यानी बेरोजगार तो खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर फिर से जो उसको कब्र में डाल दिया गया, जहां तहां से उसके घास निकलते हैं और फिर से शोर मचाते हैं, उसके ऊपर भारी भरकम डाल दिया गया 1 खरब रुपया। हम्म। और 2049 तक, हम्म। सॉरी 47 तक, यानी 100 वर्ष हमारा, हमारी आजादी को हो जाएगा अंग्रेजों से, वहां तक क्या उन्होंने एक नया जुमला दे दिया जो आरएसएस इसके पीछे है, भाजपा के जितने चाटुकार है वो है, उनका जितना भी सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से तो ज्यादा घटियापा वो जो गोदी मीडिया है वो कर रही है। अब वो पुरानी बातें खत्म हो गई, इसको लाकर ये लोग पूरे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ समय की तो बात है, 2025 है, 47 से कितना दिन लगना है, तो मेरे बिल्कुल। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मर भी जाओगे तो पुनर्जन्म लोगे तो अच्छे परिवार में लोगे। जी। 2022 जैसा जुमला भी इन्होंने ही दिया था, और ना जाने किस किस वक्त पे कौन कौन से जुमले सेट करते रहते हैं। लेकिन आरएसएस का गुणगान करना लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर, और वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन,
क्या अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश है, या लोक लाज नाम की कोई चीज बची नहीं है बाकी? देखिए, उसमें उन लोगों ने ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अपने वेबसाइट पे उसने एक फोटो जाहिर किया, आपने भी शायद देखा होगा। तो सावरकर का फोटो यहां तक है, उसके नीचे महात्मा गांधी का है, फिर नीचे दोनों छोटे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का लगाया। यानी कितनी बड़ी बदमाशी है। जहां तक सावरकर की बात है, वीर सावरकर, सावरकर जो किताब लिखा था खुद में वीर जोड़ा हुआ है। हम्म। ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों की महिमा करना और आरएसएस की प्रशंसा करना, जिसका कोई रोल नहीं है, कहना गलत है। भारत के आजादी में उसका रोल था कि वह इस आजादी का विरोध कर रहा था, वो अंग्रेजों के साथ था, मुखबिरी कर यानी रहा था नेगेटिव अंग्रेजों था। की। अंग्रेजों की चाटुकारी मुखबिरी कर रहा था। जी जी, मैंने गलत कर दिया, अंग्रेजों की चाटुकारी और मुखबिरी कर रहा था। आपको काफी सतर्क रहना पड़ता है मैं जब बोलता हूँ, है ना, सोचते आगे बढ़ जाता हूँ, कुछ बोल देता हूँ। खैर, तो यह चीज जो है कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि भाई आपने इतना इंच उनका बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने गद्दारी की है देश के साथ, आज भी वही कर रहे हैं। वह एक एनजीओ है, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, और एनजीओ से देश का विकास कर रहे हैं। इस गलत फहमी में कोई ना रहे, चाहे वह इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो जिसे आम आदमी पार्टी बना, या आरएसएस या दूसरे हो। यह लोग जो है सो चाटुकारिता करते हैं अपने ठीक। कमीशन के लिए, दलाली के लिए, और कुछ नहीं करते हैं। तो असल में हमें ढूंढना है विकल्प की राजनीति, ना कि इनकी केवल बुराई करनी है या टीका टिप्पणी करनी है कि फोटो को इतना बढ़ा दो, इतना कर दो, आरएसएस को इधर कर दो, उधर कर दो। जी नहीं, हम पूरे के पूरे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक नए समाज की के लिए बिल्कुल। हम लड़ाई कर। जी। आपने काफी महत्वपूर्ण बात की है कि अगर हम उनकी बातें कर रहे हैं और मान लीजिए उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तब भी तो हम उनके एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खैर, एक वीडियो जी सोशल जी। मीडिया पे वायरल है सर, क्या सच्चाई है उसकी थोड़ा बताइए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीजीआई जो है बीजेपी मिनिस्टर्स के साथ प्राइवेट प्लेन में है। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की है, कल से ही मैं देख रहा हूं, कल 15 अगस्त था। तो सोशल मीडिया ही में चल रहा है अभी तक। किसी, खैर गोदी मीडिया तो उसको दिखाने से रहा, किसी खास पत्रकार ने या खास जगह हमें अभी तक नहीं डिटेल दिया है। लेकिन मान लेते हैं कि यह गलत है। तब भी हमें यह पता है कि हमारी जो ये नई जस्टिस बनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वह जी। क्या है, आरती अरुण हम्म। साठे जो भी बनी है, वह कभी न कभी बीजेपी की प्रवक्ता थी। भली वो बीजेपी से हट गए। हमें यह भी पता है कि बंगाल में, बंगाल के जो चीफ जस्टिस थे वहां के हाई कोर्ट के, जी। हटने के बाद से कहते हैं कि मैं आरएसएस का भक्त हूं, अब आरएसएस का काम करूंगा। हमें ऐसे भी पता है और वो ऐसे। बीजेपी के सांसद भी बन चुके हैं सर, संसद में भी ऐसे ही बोलते हैं, अब इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो। अच्छा, मुझे यह बात नहीं पता था। खैर जो भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे, जो लड़की के मामले में फंसे थे, खुद को निर्दोष साबित करके, और वह भी क्या कहते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे जस्टिस हैं जो बताते हैं कि मोरनी के आंसू से, मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती हो जाती है। जी। ऐसे भी वो हैं जो कहते हैं कि देश हमारा हिंदू राष्ट्र है, और उसके आधार पर कहते हैं। जो वैसे बलात्कारी साधु संत जो जेल में है उनकी प्रशंसा करते हैं, जाके पांव छूते हैं। तो हमारा जुडिशरी वैसे ही ध्वस्त हो चुका है, जैसे हमारी पत्रकारिता और दूसरे जितने भी हैं, चाहे वह इलेक्शन कमीशन हो, दूसरी चीज हो। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये गए होंगे उनके साथ। जो हमें दिख रहा है छोटा सा, बड़े रूप में तो प्रधानमंत्री खुद ही जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाते हैं, 2 घंटा मिलते हैं, और उसके बाद से वर्डिक्ट आता है राम जन्मभूमि और वहां के क्षेत्र में। तो यह तो खुलेआम है, स्पष्ट है। जी। चलिए अगली खबर ले लेते हैं, ये भी एक देश के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई है। देश का नाम है इंडोनेशिया। वहां पर डाकुओं का झंडा फहराया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के दिन, ऐसा क्यों सर? यह कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ, मैं बहुत डिटेल नहीं समझ सका। लेकिन वह जो है इंडोनेशिया में जो डाकुओं का दिखाया जा रहा है, वहां के सरकार के खिलाफ जा रहा है। हम्म। और वहां के सरकार से लोग उब चुके हैं, चाहे वह राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, जो भी हो, और जो जी। भी उनकी विदेश नीति हो। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। इसलिए इस तरह का प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रतीकात्मक विरोध का है कि एक आम हवा बनाने की बात है, लेकिन मुख्य रूप से जब तक जनता सड़क पर नहीं आती है, जब तक मास मूवमेंट नहीं होता है, तो वहां के सत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी। स्वीडन में ओरोबो कोई शहर है, वहां पर मस्जिद के बाहर फायरिंग हुई है, एक शख्स की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। क्या पूरा प्रकरण है सर?
ये मैंने देखा, एआई ऐप के ही मदद से मैंने ढूंढा, यह जो है सो व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुआ है। और इस बात पे मुहर लगा दी है वहां का जो स्वीडिश इस्लामिक फेडरेशन, उसने भी कहा है, एक मर गया है, एक वो हो गया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो गन कल्चर है कोई भी लेके घूम सकता है, अमेरिका से होता हुआ, अमेरिकी पूंजी के साथ, और अमेरिकी जो वहाँ का कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरे यूरोप और दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। जी। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की। और यहाँ पाकिस्तान बड़ा गदगद हो रहा है और कह रहा है कि जिनेवा से उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, और भारत के विरोध के बावजूद। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सीओपी जो चल रहा है, पिछला सीओपी 30 था, 31 होने वाला है, वो कहीं बाहर ही हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया में हो या हो सकता है टर्की में, खैर उसमें हम ना जाए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो होता है 2 साल में एक बार होता है। हमें याद है कि हम लोगों ने जब पिछला जब हुआ था दुबई में या कहीं वहां पर हुआ, तो उसमें हमने उसकी चर्चा की थी। उसमें पाकिस्तान का भी काफी अहम रोल था। जी। और यहां तक कि जो यूएन के साथ हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को होस्ट था। पाकिस्तान को होस्ट यूनाइटेड नेशंस के साथ कैसे हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण नतीजा था, बाकी समय तो था ही था, यह जी। था कि सिंधु नदी के ऊपर जो पानी आ रहा है बचाने का है। हालांकि पाकिस्तान अपने आप में बहुत कम पोल्यूटेड है, भारत और ब्राजील सब तुलना करें तो बहुत सुधरा हुआ देश है, क्योंकि वहां उस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं है और जी। कोई कार नहीं, उतने तरह की गाड़ियां नहीं है, और जो भी है कंट्रोल में है। तो उसके लिए इंटरनेशनल फंड जमा कर रहा है और पूरे जी। पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे ना सही वैसे है, नंबर एक है। दूसरी, जियो पॉलिटिक्स में ये खासकर जो युद्ध हुआ 4 दिन में, पाकिस्तान को लगता है कि उसको बूस्टर डोज मिल गया है, कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया है कि वो हर जगह, चाहे वो अब देखिए यूनाइटेड नेशंस के कई प्रोग्राम में वो आगे आ रहा है, हम्म। जिसमें हो सकता है आर्म्स निरस्त्रीकरण की बात हो, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका है, ईरान भी उसके पास बार बार आ रहा है मदद लेने के लिए, दूसरे देश भी आ रहे हैं, अमेरिका अपने उसको अपना नजदीकी दोस्त बताता, चीन तो है ही है, अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है। तो पाकिस्तान जियो पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसका संबंध रूस बेलारसिया तक से भी बड़ा बेहतर बन रहा है। जी। ठीक है, गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और फिर इसके बाद चलेंगे उस खबर पर जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है पिछले कई घंटों से, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर। लेकिन गाजा में जो सबसे बड़ा अपडेट हमें लग रहा है वो ये कि पोलैंड में मैच चल रहा था, और उस दौरान वहां पे एक ऐसा पोस्टर दिखाया गया जिससे कहा जा रहा है कि साहब, हम मरे थे दूसरे विश्व युद्ध में, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, देखो। ये हाँ, ये पोलैंड की चर्चा है, लेकिन मैच हंगरी में चल रहा था, वही मैं ढूंढ रहा था, मेरे दिमाग में था पोलैंड है, लेकिन ये है एक्चुअली हंगरी में। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जिसमें कई आते हैं। तो पिछले मैच में इसराइल ने वहां पे जो डाला था, नहीं इसराइल नहीं, पोलैंड के लोगों ने डाला था, और उसमें डाला था जो बड़ा उनके झंडा पे था, और वो किया था कि स्टॉप ईरान, सॉरी, इसराइल किल्स ज्यूज एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग साइलेंटली, यानी इसराइल जो सो ज्यूज की हत्या कर रहा है और पूरी दुनिया इसको चुपचाप देख रही है। हम्म। इसके बदले में इजरायली समर्थकों ने इसलिए में डाल दिया कि उसमें पोस्टर में उसने डाला कि वहां पे जो ये हत्यारे हैं, जो टीम है, पोलैंड की टीम जो खेल रही है वहां पे सेमीफाइनल ऐसे कुछ है, उसको कहते हैं कि ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हत्यारे हैं, यानी पोलिश है। जबकि पोलैंड वाले इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 मिलियन लोग मारे गए थे, जी। यानी 30 लाख लोग मारे गए थे। और ये कहना इसराइल का कि इन्होंने ज्यूज को मारा था, इस पे पोलैंड काफी नाराज हो रहा है कि पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। हम खुद मारे गए हैं, हमने ज्यूज की मदद की है, और वह हम्म। जर्मनी जो कर रहा है। तो इतिहास के साथ खिलवाड़ करना तो इनका बाएं दाएं हाथ का खेल है। और पूरे की पूरी चर्चा को इस पोलैंड और इसराइल के समर्थकों के बीच में वहां जी। बदला जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ रहा है और अभी जी। गाजा में क्या हो रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जी। ब्रिटिश के सांसदों की जरिए डिमांड करना कि जो इजराइल का राजदूत है उसको बर्खास्त कर दो और इजराइल से हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह रोक दो, कितनी सही हो सकती है? देखिए, कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिकली लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें जो है करने वाले में जैसे ये लोग हैं जो इंडिपेंडेंट अलायंस करके उन्होंने बनाया हुआ है,
जिसमें आपके जेरेमी कॉर्बिन भी हैं, ग्रीन पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी। इस मामले में स्कॉटलैंड जैसे आयरलैंड है वैसे बड़ा इंडिपेंडेंट है। लेबर पार्टी के भी एमपी हैं कुछ, और ये लोग दबाव डाल रहे हैं। तो इनका दबाव डालने का मतलब एक तो यह है कि वहां पे जो नई पार्टी जो फ्लोट हुई है, जिसमें जा रहे हैं, इससे इनमें खलबली मची हुई है, जो जेरेमी कॉर्बिन की है, सोशलिस्ट पार्टी या योर पार्टी, जो भी नया नाम देंगे, पता नहीं नया नाम अभी तक दिया है कि नहीं दिया है। अभी 8 से 10 लाख लोग ऑनलाइन उसके मेंबर बन चुके हैं। जी जी। और यह बड़ा हड़बड़ी पैदा कर रही है कि इनका जो सोशल बेस है वो खत्म हो रहा है, इसलिए ये लोग ईश्वर मचा रहे हैं। कुछ शायद अंदर से अंतरात्मा जगी कि भाई ये बड़ा बुरा हो रहा है, केवल एक जनसंहार ही कर रहे थे, पूरा गाजा पट्टी अब तुम लूट रहे हो। और नेतान्याहू ने साफ कहा है कि गाजा पर कब्जा करने का उनका लक्ष्य यह भी है कि 2 स्टेट नेशन की कहानी हम खत्म कर दें। बिल्कुल। तो इसलिए लोग जो बोल रहे हैं ठीक है, इसी बहाने कुछ आ रहा है, लेकिन जनता को आना होगा, जनता हम्म, को सामने आना होगा। वो दुनिया के किसी भी देश में हो कि भाई बहुत हो गया, पिछले 100-150 वर्षों से तुम जिस तरह से हमें लूट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, केवल गाजा में नहीं दुनिया के पूरी दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल। और गाजा के बाद से ये तो अगल बगल वाले देश में पहुंचेंगे, अमेरिकी और इजरायली सैनिक। जी। जी। लेबनान में जिस तरीके से विरोध हो रहा है हिजबुल्लाह को डिमिलिटराइज करने का, उसमें गिरफ्तारियां भी वहां पर की जा रही हैं। और जो शेख नईम कासिम है वो साफ इनकार कर चुके हैं, हम ये नहीं करेंगे। संसद से प्रस्ताव वहां पास हो चुका है। क्या आपको लगता है लेबनान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह के चीफ ने जो भी कहा है वो सही है। दूसरी कि यदि हिजबुल्लाह अपना आर्म्स सबमिशन दे देता है तो उसके 25 से 50% लोग जेल में डाले दिए जाएंगे, मारे भी जाएंगे, इजरायली सैनिक उसके अंदर घुस जाएगी, और लेबनान की तथाकथित जो सार्वभौमिकता अभी तक थी, यह अभी भी कुछ हद तक बचा हुआ। हालांकि यह जो नया कानून पास हुआ है संसद से कि इनको डिसआर्म किया जाए, वह खुलेआम रूप से वहां के मंत्री ने ही, जो कि हमने वीडियो में देखा और हमने बातें भी की थी, वो अमेरिका और इसराइल के सैनिक के चीफ हों या वहां के इंटेलिजेंस चीफ हों, उनके कहने से हो रहा है। और ये चीजें जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जहां तक हिजबुल्लाह के समर्थकों की बात है, मोटरसाइकिल पर रैली किया, वैसे रैली किया, उनकी संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। वैसे भी लोग जो इंडिपेंडेंट थे उनको लगता था कि भाई ठीक है, होगा ना होगा क्या देखा जाएगा। इस तरह से उन्हें लगने लगा है कि हम क्या आईडीएफ की, इजरायली की जियोनिस्ट रजीम की, अमेरिकी साम्राज्यवाद की सत्ता हम क्या हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो गृह युद्ध नजर आ रहा है। और अभी मैं पढ़ रहा था कि इसराइल की तरफ से लिखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत कम होगी लेकिन बहुत ज्यादा है, उसको बर्बाद करना जरूरी है। और हिजबुल्लाह और बाकी रेसिस्टेंस फोर्सेस जो भी है, अभी भी मौका है, एक साथ यदि उठ खड़े हो तो शायद तुम अपनी खिसकती हुई धरती को कुछ हद तक बचा सको। जी। देखते हैं, एक तरफ ग्रेटर इसराइल बनाने की बातें की जा रही है, एक तरफ फिलिस्तीन का वजूद मिटाने की बातें की जा रही है, और एक तरफ ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, एक साथ आ पाएंगे? आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईसीजे में जो जज है युगांडा की, जिसको इसराइल समर्थित माना जाता है, उन्होंने बोल वचन दिए हैं। जी हाँ, जूलिया साबुटिंडे, ये जहां तक उनके खुद की देश का बात है, उसने साफ कर दिया कि इनसे हमारा लेना देना नहीं है, गलत है। और ये भी याद दिला दूं कि टोटल आईसीजे में 15 जो जज थे, ये इकलौती एकमात्र थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के द्वारा लाया हुआ केस, इसराइल के खिलाफ जो 5 वर्डिक्ट आए थे 5 पॉइंट में, उसका इन्होंने विरोध किया था। अब ये कहती है कि यह गॉड से इनके पास मैसेज है। जी। यह भी कहती हैं कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट बनी तो उस समय इनको लगा था कि नहीं जाना चाहिए, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन गॉड ने इनको कहा उठो, तुम क्यों सो रही हो, क्यों डरपोक बन रही हो, तुम जाओ। और गजब। गई, आज वाइस प्रेसिडेंट है। और यह भी कर रही है कि एंड टाइम्स, बाइबल में लिखा हुआ है, शॉर्ट में ये जो मतलब समझाऊं, कि जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म होगा और वह समय आ रहा है। और उसको तुम लोग क्या जवाब दोगे तो यदि तुम इसराइल का समर्थन नहीं करोगे गजब। तो ये खुलेआम झूठ बोल रही है। इनको पैसे मिले हैं अंदर से और कोई बात नहीं है, कोई ना अंतरात्मा जगी है, ना कोई भगवान या गॉड से मैसेज आया है। और खुलेआम झूठ बोल रही है, हालांकि 75 साल से ऊपर की हैं, कब टपक जाए यह भी कहना मुश्किल है। मैं वैसी चाहत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जी जी। वह भी बात है। उम्र के लेकिन हिसाब से धन बात कर रहे हैं। पैसे दलाली ये सब बातें और कुछ नहीं। जी। इस उम्र में भी इतनी भूख है और ईमानदारी से बोलने का जज्बा अगर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ये लोग कितने घृणित हो सकते हैं। अब चलते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबरों की तरफ। अलास्का को लेकर जो एक माहौल बना पड़ा था, ट्रंप ने जो धमकियां दे रखी थी,
ऐसा लग रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ हासिल तो हुआ नहीं। 3 घंटे बातचीत करते हैं, 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक भी सवाल नहीं लेते हैं। पर ट्रंप का जो रवैया दिखता है, हाथ ताली बजाने का, वेलकम करने का, अपनी कार में बैठाकर जो है पुतिन को ले जाने का, उसे लग ये रहा है कि जीत तो पुतिन की हुई है सर। देखिए, दुनिया के पूरे जहां तक मीडिया, सोशल मीडिया जितने भी हैं, यह बहुत गहमा गहमी से बात चल रही है कि आखिर हासिल क्या हुआ। और कई जगह ये लग रहे हैं कि पुतिन गए, मिले ट्रंप से, दोनों मुस्कुराए, दोनों हाथ मिलाए, जो आपने कहा उतनी देर की बातचीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। बल्कि यहां तक कि मैंने एक वीडियो देखा कि कुछ लोग इस मीटिंग का विरोध कर रहे हैं कि भाई यूक्रेन के समर्थक है, कुछ लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं। दोनों खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, कौन किस तरफ है पता नहीं चल रहा, वो आपस में गटमगट हो गए। यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस बड़ा बढ़िया है। जहां तक इनकी बात है, ट्रंप ने इसके बाद फॉक्स पर भी इंटरव्यू दिया है, और उसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा है, हाँ ये चीज बता दूं कि आप देखेंगे कि अमेरिका या दूसरे जगहों में राष्ट्रपति कोई भी हो, वो आए दिन ऑल्टरनेट डे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। जहाज से जा रहे हैं, जहाज से उतर रहे हैं, लोग सवाल पूछा जवाब दे, तो भागते नहीं है। वह मन की बातें नहीं करते हैं कि दूर दराज से बोल रहे हैं। हालांकि बोलेंगे, बातचीत वही करेंगे जो उनकी साम्राज्यवादी नीति के पक्ष में जाता था। खैर, उनका मुख्य चीज है जो मैंने नोट किया है, फॉक्स में दिया है। एक कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपने धमकी देखी कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी यदि रशिया नहीं मानता युद्ध विराम के लिए तो बहुत खतरनाक इसके परिणाम आ सकते हैं। संजीदगी से भरा हुआ। उस पर इनका जवाब देना है, कभी हमारी बातचीत हुई है, 2-3 हफ्ता में सोचेंगे, अभी तुरंत नहीं सोच रहा हूं। और साथ साथ इन्होंने कहा, जो बड़ा महत्वपूर्ण शायद भारत के लिए भी हो जाए, कि रूस से जो तेल का आयात कर रहे थे, खरीद रहे थे, उन पर अभी तुरंत हम जो सेकेंडरी टैरिफ था वो नहीं लगाएंगे। तो शायद हम्म। भारत को भी राहत मिले, चीन को भी मिलेगा। रूस के खिलाफ कहते हैं कि अभी सवाल नहीं पैदा होता है, रूस पे हम कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे। चूंकि मिले हैं दोनों, बड़ी प्रशंसा हुई है। पुतिन का बोलने का तरीका वगैरह कहीं ना कहीं से जो उनको समझाया गया होगा, बताया गया कि ट्रंप जो है सो बड़ा अहंकारी आदमी है, उसके अहम को चोट नहीं लगनी चाहिए, प्रशंसा करो। तो उन्होंने कहा कि भाई बाइडेन के समय में हमारा बहुत बुरा रिश्ता था, बाइडेन से बात नहीं हुई, अच्छा हुआ बाइडेन के। ट्रंप खुश, फूल के चौड़े हो गए, भले ही उनका 56 हो ना हो, दूसरा हो गया। दूसरी चीज कहते हैं कि रूस के पास न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा खजाना है, उससे हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये भी कहते हैं कि यूक्रेन, ये भी फॉक्स की बात कर रहा हूं, कि यूक्रेन पर जब बात चलती है तो थोड़ा मोड़ा यूरोपियन यूनियन को भी आना चाहिए। हम्म। पहले कहते थे कि नहीं, फिर बीच में कहा हाँ, अब थोड़ा मोड़ा। उनकी पूरी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और कहते हैं कि जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। किस हद तक मानना पड़ेगा वो कहना मुश्किल है। तो चलिए, जहां तक जनरल बातें हैं, अपना है, दोनों ने कहा कि प्रोडक्टिव है। हाँ, मैं यहां पे एक बता दूं इसके पहले भूल जाऊं, कि मुझे निराशा हुआ कि इन्होंने मिडिल ईस्ट के बारे में कोई बातें की कि नहीं, बिल्कुल आपने किया कहा तो उसकी ईरान के बारे में कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई ना, बाहर में कुछ नहीं है। ईरान, गाजा में जनसंहार चल रहा है। हम्म। मुझे उम्मीद था कि पुतिन जरूर बातें करेंगे, कहा यदि किया है तो आपस अंदर में ही रह गया, बाहर में नहीं आया है, या बाद में आएगा, जो भी हो। हाँ, ट्रंप ने निकलते ही जेलेंस्की से बातें की, वह महत्वपूर्ण नहीं है जो भी किया है। तो हम्म। ये सब बातें हुई। जहां तक ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि 10 में यदि है कि कितना नंबर है, 10 में 10 दिया है। और बाकी सब तो मैं बाई इलाज इसी पे कर रहा हूं। ठीक है। इसका मुख्य, जी एक आप कुछ चीज पूछ रहे हैं, एक चीज पूछिए। मैं इसमें सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि क्या हाँ, ये सब कुछ मास्को जाने के लिए ट्रंप ने खुद किया है कि भाई तुम पहले मेरे यहाँ पे आ जाओ, फिर यार मुझे जो है एक निमंत्रण दो, कहो कि मास्को आ जाओ, फिर मैं मास्को जाऊंगा ताकि मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ पीस बन सकूं। एक चीज ये। दूसरा, मीटिंग जो है वो 1-to-1 क्यों नहीं हो पाई है? एक ने, दोनों ने अपने विदेश मंत्री बैठा रखे थे, और दोनों ने, एक ने स्टीव बिटको बैठा बैठा रखा था और एक ने अपना एक विशेष सलाहकार बैठा रखा था। अकेले क्यों नहीं बात की दोनों ने? जहां तक 1-to-1 की जगह पे 3-to-3 जो हुआ, यह इन लोगों की आपसी बातचीत, लंबी बातचीत हुआ। कुछ खास कारण इसका सामने नहीं आ रहा है। संभवतः यह था कि दोनों क्या बातें करेंगे, पुतिन का अंग्रेजी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर को रखना पड़ा, इसलिए लावरोव को लाना जरूरी था। लावरोव आए थे इधर से, ये भी है। और इकोनॉमी मसले पर बातचीत हुई होगी, तो इसलिए बड़ा बड़ा जखीरा दोनों गया था। वह बहुत महत्वपूर्ण मेरे नजर से नहीं आता है। जहां तक इसकी बात है, अंत में जो चर्चाएं हुई उसमें
जनरली जो पुतिन बोल रहे थे लास्ट, मास्को जाने की जो बातें हुई सर। मास्को, हाँ मास्को जाने की बात है। तो पुतिन जो बोले थे लास्ट में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग कम टू मास्को। अंग्रेजी में इतना बोले, इस पर ट्रम्प बहुत खुश हो गए, यस यस। और उसमें कहते हैं कि यह असंभव नहीं, ऐसा हो सकता है। गजब। यानी अगली मीटिंग में मास्को जाने की बात हुई। साथ साथ उन्होंने पहले भी जुड़ा था कि अगली मीटिंग होगी वह ट्रायो होगी, उसमें ट्रम्प को ही बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह निर्भर करेगा पुतिन पर। तो कुल मिलाकर जहां तक देखे, कोई सीज फायर के बारे में बातें नहीं हुई। वह एक चीज हो गया, पुतिन ने अपने पुराने पॉइंट्स फिर से रखे जिसकी हम चर्चा बहुत पहले कर चुके हैं। बातचीत में दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर पावर का चीज था, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात है, उसकी बातचीत हल्की से हुई है। यानी फिर से एक दूसरे में आपस में जो चुपचाप बातें की कि भाई एक दूसरे पर हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूक्रेन को आर्म सम्यूनिशन देने पर क्या होगा वह देखने की बात है आगे में। हाँ, एक आइस जो था वह टूटा है और पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं यह संदेश भी गया है कि भाई यूरोपियन यूनियन हो और जितने भी अमेरिका के क्लोज फ्रेंड हो, चाहे यूक्रेन हो चाहे यूके हो, यहां तक कि यूके जो कि हमेशा से व्हाइट सुप्रीमेसी के कारण, और चूंकि यूके से ही निकला है अमेरिका, और भारत, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अमेरिका है, महत्वपूर्ण मागा है, चाहे पहले ग्रेट हो चाहे अभी हो या फ्यूचर में हो। ठीक और है। वहां जरूरत पड़ने पर वह किसी से सीधे बात कर सकते हैं। तो दूसरे देशों के जितने राजाध्यक्ष हैं, वह चाहे मिडिल ईस्ट के हों, एशिया के हों, वह चाहे अफ्रीका के हों, लैटिन अमेरिका को हों, उनके लिए एक सबक जाता है कि तुम समझ जाओ, अमेरिका तुम्हारे लिए नहीं है। चाहे वो बाइडेन रहे हो, चाहे पुतिन रहे, चाहे सॉरी ट्रंप रहे हो, वह तुम्हें लूटने के लिए है। जब बिल्कुल। तक तुम इसके लिए तैयार हो, तुमसे दोस्ती है, नहीं तो नहीं है। जी। पर इस मीटिंग का जो सार निकलता है सर, मुझे लगता है वो ये कि इसमें पुतिन की जीत होते हुए दिख रही है। जिस तरीके का उनका वेलकम हुआ, जिस तरीके से पूरा B2 बॉम्बर उड़ा के बाकायदा हुआ हुआ किया गया उनकी वहां मौजूदगी में, ट्रम्प ताली बजा रहे हैं, तो एक लंबे समय से जो पुतिन कोशिशों में लगे हुए थे यूक्रेन जंग के चलते कि दुनिया का बड़ा आदमी उनसे बात करे, तो वो बातचीत हुई है, उसमें हम कह सकते हैं कि पुतिन की जीत है। लेकिन अभी हम रुक करते हैं आगे का। ट्रम्प को एक और झटका लगा है अदालत से वाशिंगटन में पुलिसिंग को लेकर। ये एक झटका कहें तो छोटी सी चीज है। हमने इसकी चर्चा की थी कि वॉशिंगटन डीसी के पुलिस को रिप्लेस करके फेडरल बनाना चाहते हैं। हम्म। तो वॉशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि उनकी राजधानी है, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ न्यू दिल्ली है। और हमारी सरकार ने आते हुए जैसे ही आई, केंद्र की सरकार, उसने आम आदमी पार्टी के सरकार के कद को छोटा किया। हम्म। और यहाँ का जो भी था, दिल्ली क्राइम ब्रांच, ये वो सबको अपने अंदर कर लिया। वैसे ही ये ट्रम्प चाहते थे कि हम इसको अंदर ले आए, डीसी के चीफ को फेडरल चीफ से रिप्लेस कर दें। तो ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, टेम्पररी उसको रोक दिया गया है। तो हल्के से पॉलिटिकल झटका है, लेकिन जहां तक इनकी बात है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से कुछ और है। चुपके चुपके तो अपनी वहां पे अपनी जो नेशनल गार्ड है उसको भेज ही रहे हैं, वहां के लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, हम्म। वॉशिंगटन डीसी की पुलिस को दरकिनार कर रहे हैं। तो इनका एजेंडा बढ़ रहा है, धीमे धीमे हर तरह से बढ़ रहा है, चाहे जो भी वो लोग करना चाहे ना करना चाहे। जी। एक खबर चल रही है सर कि न्यूयॉर्क की किसी बिल्डिंग में कोई बड़ा धमाका हुआ है, 100 से ज्यादा फायर फाइटर वहां मौके पर पहुंचे हैं। कोई हादसा है या वारदात है? नहीं, हादसा है। वह बिल्डिंग 7 मंजिला ऐसे कुछ था, और बहुत पुराना बिल्डिंग है यह, जो है 1910 का बना हुआ है, लेकिन उसको मॉडर्नाइज किया गया है। तो उसके बेसमेंट में गैस का स्टोर था, वहां कहीं ना कहीं से स्पार्क हो गया। लेकिन वहां का जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को कंट्रोल करने का सिस्टम, उसे 100 से अधिक सिग्नल गए हैं लोगों के पास जो कि फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं आसपास में। कोई ना कोई यार नीचे में थे, उसके कुछ आग बुझाने में बेचारे वो फायर कर्मी लगे घायल भी हुए। हुए हैं। हम्म। जी, ये अग्निशामक वाले बड़े बहादुर होते हैं, उनका ट्रेनिंग बड़ा जबरदस्त और होता तारीफ है। करनी तो चाहिए खैर इन जो भी लोगों हो, की। उस, हम्म। हाँ, उसको खैर, उन लोगों चलते ने चलते कंट्रोल में एक कर खबर, लिया। अच्छी खबर पे चर्चा कर लेते हैं। बताया जा रहा है AI के जरिए दो नई एंटीबायोटिक दवाइयां ढूंढी गई हैं अमेरिका में। हालांकि उनका क्लिनिकल ट्रायल होना अभी बाकी है, लेकिन उनके इजाद होने से, उनके आविष्कार होने से दुनिया में चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है मेरी नजर में। वैसे ही जैसे हमने एक बार चर्चा की थी कि रूस ने कैंसर के खिलाफ टीका का इजाद किया है, अभी शायद प्रयोग में शुरू होने वाला होगा। जी। और यहीं पर जहां तक बात है, इन्होंने एआई के मदद से किया है। जब इन्होंने पता किया कि जैसे उदाहरण के लिए
ड्रग रेसिस्टेंस, यानी दवाई आप खा रहे हैं लेकिन फिर भी आप पर असर नहीं कर रहा है। एंटी नॉर्मल एंटीबायोटिक जो हमारे पास है उसका असर नहीं पड़ रहा है। पेनिसिलिन वगैरह तो पुराने जमाने की बात है जब शुरुआत हुई थी। हालांकि एलोपैथ का सबसे बड़ा देन क्या है, ऑपरेशन वगैरह छोड़ दे पुराने समय से लेके, जो हमारा आयुर्वेद हो या वहाँ का होम्योपैथ हो और बाकी जितने घरेलू नुस्खे हो, उसके तुलना में उन्होंने एंटीबायोटिक इजाद करके लाखों करोड़ों लोगों की सेवा की है, उनको जान को बचाया, उनको मुक्ति दिलाई। हालांकि कैंसर का रूस को छोड़ दे तो सर्दी खांसी का एंटीबायोटिक्स नहीं है। तो एआई इन्होंने मदद ढूंढने की कोशिश की। 36 मिलियन, यानी 3.5 करोड़ से अधिक इस तरह के कंपाउंड, भिन्न भिन्न चीजों को मिलाकर इस तरह का एंटीबायोटिक्स बन सकता है जो कि ड्रग रेसिस्टेंट दवाई का जो है उसको एक एंटीबायोटिक्स निकाले। अब आप करते रहिएगा, 3.5 करोड़ कम से कम है। एआई ने मदद करके कुछ समय में बड़ा ढंग से निकाल के 4-5 मिनट से दिए कि भैया इसका इस्तेमाल करो। यह देखिए आज के जमाने का, बिल्कुल हालांकि सही बात। लिमिटेड है उसका इस्तेमाल, और भी जगह कर रहे हैं। दूसरा एक है एमआरएसए इन्फेक्शन, जो स्किन का होता है, उसका कोई दवा नहीं है, आप लगाइए फिर आ जाता है, उसका एंटीबायोटिक्स यानी जड़ से खत्म कर दे। तो यह हम्म। पूरे मानवता के लिए, यदि सही में हमारा समाज मानवता के लिए होता या होगा, तो इन इन खोजों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। और एक चीज तो बाकी है कि हम बुढ़ापे को कैसे कंट्रोल करें, या 90 साल होने के बाद भी हम किस तरह से हम सशक्त रह सकें, अपना काम वैसे ही कर सकें जब हम 50-40 साल के थे। इसका खोज होना बाकी है। एआई इसमें जरूर मदद करेगा जी। देखते हैं सर एआई क्या मदद करता है, पर जो 80-90 साल की उम्र में जवान रहने की बातें की जा रही हैं, आज वो 40-50 साल की उम्र में ही लोग ज्यादा बूढ़े नजर आने लगे हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बुरा हो गया है। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, अजीबोगरीब स्थिति में लोग जी रहे हैं, बस जीते चले जा रहे हैं। शायद जीने के लिए नहीं जी रहे हैं, पता नहीं क्यों जी रहे हैं। क्योंकि जीने के लिए जी रहे होते तो जितना बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है, वो अपने सम्मान के लिए खड़े हो जाते और वोट चोरों के खिलाफ जरूर आवाज उठाते। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।